ये है सुपर पावर यूएसए जो अपने नॉर्थ से तो कनाडा से घिरा हुआ है, मगर इसको जरा लेफ्ट में देखिए तो आपको एक और हिस्सा दिखेगा। अब ये जुड़ा तो कनाडा से लेकिन है यूएसए का, पर ऐसे कैसे? ज्योग्राफिकली तो ऐसा नहीं लगता कि इससे कनाडा का हिस्सा होना चाहिए। तो फिर ये अमेरिका के पास क्या कर रहा है? आखिर अमेरिका ने इस हिस्से को अपने अंडर कैसे लिया और बर्फ से ढके जिस इलाके में कोई रहता तक नहीं है वो अमेरिका के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? इस कहानी में 3 बड़े प्लेयर्स हैं और ये हिस्सा अमेरिका को ऐसे ही नहीं मिला है, बल्कि इसके लिए कई पापड़ बेलने पड़े। कैसे, कब और क्या क्या हुआ, चलिए आज की इस कहानी को पूरी डिटेल से जानते हैं। जैसे कि हमारी इस कहानी में 3 बड़े प्लेयर्स हैं, अमेरिका, रशिया और अलास्का, और इनके बीच खेले गए इस पूरे खेल की शुरुआत होती है साल 1581 से। इतिहास में ये वो टाइम था जब रशियन एम्पायर से फेमस था और ये केवल तब एक छोटा सा एम्पायर था। लेकिन फिर जब इसने फैलना शुरू किया तो सबसे पहले इसने कानेट ऑफ सिबिर नाम की टेरिटरी को कैप्चर किया और उसके बाद धीरे धीरे ईस्ट की तरफ फैलते हुए उन्होंने कई इलाकों को अपना बना लिया। यहाँ एक्सपेंशन को लेकर इसकी थ्योरी ये थी कि अगर वो केवल ईस्ट की तरफ बढ़ते रहेंगे तो वहां से उन्हें मोटा मुनाफा होगा। एक तो ज्यादा टेरिटरी से मिलने वाले टैक्स से वो मालामाल हो जाएंगे, ऊपर से ईस्ट में होने वाला फर ट्रेड इनके लिए बहुत सारे बेनिफिट लेकर आएगा। यही सोचकर वो आगे बढ़ते गए। इसी तरह कई दशक बीते और फिर साल आता है 1724। अब तक रशियन एक्सपेंशन काफी ज्यादा हो चुका था, लेकिन वो अभी भी नहीं जानते थे कि ईस्ट की तरफ बढ़ते हुए वो कहां तक फैल सकते हैं। यहाँ के कुछ लोगों का मानना था कि ऐसा हो सकता है साहब कि शायद रशिया को नॉर्थ ईस्ट में रशिया अमेरिकन द्वीप से जुड़ा हो, और अपनी इसी डाउट को क्लियर करने के लिए रशियन एम्परर पीटर द ग्रेट ने यह प्लान बनाया कि वो कुछ लोगों को नेवल एक्सपेडिशन पर भेजेंगे ताकि पता चल सके कि आखिर रशिया का ईस्टर्न पार्ट नॉर्थ अमेरिका से कनेक्ट होता भी है या नहीं। इसी विचार के साथ 1725 में इस एक्सपेडिशन को शुरू किया जाता है और 6 साल की मेहनत के बाद आखिरकार जब ये खत्म हुआ तो रशिया को ये समझ में आ गया कि इनकी कोस्टल बाउंड्री आखिर कितनी बड़ी है, और साथ ही उन्हें यह भी पता चल गया कि अमेरिका कहीं से भी नॉर्थ अमेरिका से नहीं जुड़ा है। इसी खोज के चलते रशिया के राजा ने एक और एक्सपेडिशन प्लान की और नेवी कमांडर के साथ अपने लोगों को भेजा। इस बार अपने सर्च में उन्होंने कई आइलैंड्स को खोजा, कई द्वीपों का पता लगाया और सबसे इंपॉर्टेंट उन्हें अलास्का की एग्जिस्टेंस का पता लगा। यहाँ पहुंचकर उन्होंने एक कमाल की चीज नोटिस की और वो ये थी कि वहां मौजूद सभी जानवरों की बॉडी पर मोटा फर था। अब यहाँ पर न केवल ठंड बहुत ज्यादा थी बल्कि इस जगह की वेजिटेशन भी काफी अलग थी। ऐसे यहाँ से रशियंस को आइडिया आया कि अगर वो इन जानवरों को मार कर ले जाएं तो इनकी चमड़ी से वो एक मोटा मुनाफा कमा सकते हैं। तो बस फिर क्या था, उन्होंने अपने हथियार उठाए और सी ऑटर से लेकर फॉक्स और कई बर्फीले जानवरों को मारकर अपने साथ ले गए। इन जानवरों के साथ जब रशियन कैप्टन अपने शहरों में पहुंचे तो वहां के हंटर्स को भी यहाँ मोटा मुनाफा कमाने की अपॉर्चुनिटी दिखाई दी। उन्होंने सोचा कि क्यों ना वहां जाकर ऐसे ही फर वाले जानवरों को पकड़कर पैसा कमाया जाए। आगे उन्होंने ऐसा ही किया और आने वाले सालों में ये हंटर्स अलास्का के कोस्टल रीजन्स में आके रहने लग गए। यहाँ पर सेटल होने से एक चीज ये हुई थी साहब कि अलास्का में अब केवल एक ही तरह की कम्युनिटी नहीं बची। दरअसल जब रशियन सेटलर्स यहाँ पे रहने के लिए आए तो तब उनका सामना यहाँ पहले से रहने वाले नेटिव अलास्कन से हुआ। उन्हें रशियन सेटलर्स के वहां रहने से आपत्ति थी और इसी के खिलाफ उन्होंने आवाज भी उठाई। जाहिर था इससे दोनों सेटलर्स में क्लैश शुरू हो गया और अलास्कन्स नहीं चाहते थे कि उनके लैंड पर कोई दूसरे देश के लोग आकर रहने लगे। ऐसे में दोनों गुटों के बीच लड़ाई हुई, इस हद तक बढ़ गई थी कि आए दिन ये एक दूसरे पर अटैक करते। खास तौर पर एक स्पेसिफिक नेटिव ट्राइब थी, उनुगन। उन्होंने पहली बार रशियंस का सामना किया। वो अपने लकड़ी के भालों और कुछ पत्थर के हथियारों से रशियंस का सामना करने निकले, लेकिन इसके विपरीत ये सब रशियंस के सामने कुछ नहीं था जो ऑलरेडी मॉडर्न वेपन से लेस थे। उनके पास तलवारें थी, मेटल के भाले थे, गन पाउडर था। इसलिए जब इन दो गुटों की भीषण लड़ाई होती है तो रशियंस आराम से जीत जाते हैं। उन्होंने अलास्का के नेटिव लोगों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अब कुछ तो इस लड़ाई में मर गए, वहीं धीरे धीरे इनकी पॉपुलेशन इसलिए भी खत्म होती चली गई थी क्योंकि रशिया से आए इन लोगों में कई तरह की बीमारियां थी। ये अपने साथ जो माइक्रो बैक्टीरिया लेकर आए थे उसने धीरे धीरे अलास्का के नेटिव को अटैक किया और फिर धीरे धीरे ही अलास्का के लोगों में जब ये बीमारियां फैलनी शुरू हुई तो इससे बचने के लिए इम्यूनिटी ना होने की वजह से वो मरने लगे। इसके अलावा खुद रशियंस भी नेटिव अलास्कन्स को पकड़कर उनसे जानवरों का शिकार करवाते थे, जिससे हुआ ये कि दोनों कम्युनिटीज के बीच कांटेक्ट बढ़ा और ज्यादा से ज्यादा बीमारियां रशियन से फैलकर अलास्का के लोगों में फैलने लगी।
आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन रिकॉर्ड्स बताते हैं कि जब रशियंस अलास्का में आए थे तो उनकी संख्या 800 थी, जबकि उनके मुकाबले नेटिव अलास्कन्स लाखों में थे। हालांकि ये लाखों लोग एक साथ नहीं रहते थे और ये अलग अलग ट्राइब्स में बटे हुए थे, लेकिन जैसे जैसे ये रशियंस के कांटेक्ट में आते गए इनकी संख्या बेहद कम हो गई। कई कबीले और ट्राइब्स जो थी वो इनके चलते खत्म हो गए। वहीं अब रशियंस भी ये बात देख रहे थे कि अलास्का में वो पूरी तरह अकेले हैं। मगर प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पर खेती नहीं होती थी, ना तो यहाँ पर कुछ उगाया जा सकता था और ना ही इतनी दूर तक रशिया से बार बार सामान मंगाया जा सकता था, क्योंकि वहां से तो अलास्का तक एक मैसेज आने में भी कई महीने लग जाते थे। इसलिए रशियंस ने ये तय किया साहब कि वो अपना लाइवलीहुड चलाने के लिए दक्षिण की तरफ मूव करेंगे। अब जब उन्होंने ऐसा किया तो पहले वो कनाडा के एक्सट्रीम कोल्ड रीजन से गुजरे और उसके बाद ये मूव करते हुए आज के यूएसए के वेस्टर्न कोस्ट तक पहुंच गए। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात ये थी कि उस समय जब ये वेस्टर्न कोस्ट यूएसए का नहीं था, बल्कि तब ये हिस्सा स्पेन के कंट्रोल में था, जिससे आज हम कैलिफोर्निया के नाम से जानते हैं। अब अपने पॉइंट पर वापस आए तो साल 1812 तक रशियंस जो थे वो अमेरिका की कैलिफोर्निया तक पहुंच गए थे। उन्होंने तब सोचा कि क्यों ना इसी जगह पर सेटल हो लिया जाए, इसलिए इन लोगों ने वहां एक छोटा सा सेटलमेंट भी बनाया और वहीं पर रहने लगे। वहीं जो फर का ट्रेड अभी तक अलास्का के जरिए रशिया तक हो रहा था वो भी धीरे धीरे कम होता गया, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा शिकार की वजह से अलास्का में सी ऑटर्स की पॉपुलेशन बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो गई थी। अब जब अलास्का में जानवर ही नहीं बचेंगे तो ऐसे में जाहिर था कि रशियंस ने भी वहां आना कम कर दिया। ऊपर से यहाँ खाने की भी कोई फैसिलिटीज नहीं थी, इसलिए लोग यहाँ पर रहना नहीं चाहते थे। उन्होंने अपने रशियन कमांडर को कहा कि भाई अब उन्हें यहाँ से वापस ले जाने की तैयारी हो, लेकिन ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि रशिया 1850 की शुरुआत से ही एक वॉर में उलझा हुआ था। वो अपने लोगों की मदद कहाँ से कर पाता जब उसका सारा ध्यान तो दूसरी तरफ जंग जीतने में था। ये वॉर दरअसल रशिया की क्रीमियन वॉर थी, जिसमें रशियन एम्पायर का सामना ब्रिटेन, फ्रांस, ऑटोमन एम्पायर और सर्दिनिया पिडमोंट जैसी शक्तियों से था। ये वॉर असल में 1853 में शुरू हुई और 1856 में जाकर खत्म हुई। इसमें आखिरकार रशियन एम्पायर हार गया और उन्हें बहुत बड़ा सेटबैक झेलना पड़ा। इसी का नतीजा ये रहा कि उनकी आर्थिक हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। खैर, एक बार फिर से अपनी इकोनॉमी को उठाने और एम्पायर को डेवलप करने के लिए उन्हें पैसों की जरूरत थी, लेकिन पैसा उन्हें कहीं से मिल नहीं रहा था। फर ट्रेड भी अब उनका पूरी तरह से बंद हो गया था, इसलिए रशिया को अब अलास्का एक बोझ लग रहा था, जिस पर उन्होंने कब्जा तो कर लिया था, लेकिन ये हिस्सा उनके लिए किसी काम का नहीं था। ऐसे में उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसे बेचकर ही पैसा कमाया जाए, मगर इसे खरीदता कौन, ये भी एक बड़ा सवाल था। जाहिर है, जमीन के जिस हिस्से में ना कोई रिसोर्सेज हैं और ना ही कोई खेती हो सकती है, उसे खरीदने में कौन इंटरेस्टेड हो सकता है। यही सवाल जब एक बार फिर से रशिया के सामने आए तो उन्होंने मैप पर नजर घुमाई। अब क्योंकि अलास्का मैप पर कनाडा से जुड़ा हुआ सा लगता है, तो रशिया ने सोचा कि शायद इसे कनाडा खरीद सकता है। लेकिन यहाँ भी प्रॉब्लम ये थी कि कनाडा पे ब्रिटिश लोगों का राज था, और यह वही ब्रिटिश लोग थे जिसने अभी अभी क्रिमियन वॉर में रशियन एम्पायर को बुरी तरह से हराया था। तो ऐसे में रशियन एम्पायर कैसे दोबारा अलास्का को ब्रिटेन को बेच सकता था। उन्होंने कसम खा ली थी भाई कि किसी को भी अलास्का दे दें, लेकिन ब्रिटेन को तो कभी नहीं देंगे। ऊपर से एक प्रॉब्लम अलास्का को लेकर और थी, वो थी इसके रशिया से डिस्टेंस। दरअसल ये जगह रशियन एम्पायर के सेंट्रल शहर सेंट पीटर्सबर्ग से बहुत दूर थी और कनाडा से लगी हुई थी। मतलब कनाडा से चाहे तो ब्रिटिशर्स कभी भी इस पर कब्जा कर सकते थे, और इसके खिलाफ अगर रशिया अपनी आर्मी भी भेजते तो उन्हें वहां पर मदद के लिए पहुंचने में ही महीने लग जाते। इसी के चलते रशिया ने सोचा कि जिससे पहले कि ब्रिटिश हमसे जबरदस्ती बिना कोई पैसे दिए अलास्का को छीन ले, क्यों ना हम खुद जाके इसको किसी को बेच दें। अब कनाडा को तो वो बेचने वाले थे नहीं, तो उनके सामने सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट ऑप्शन था नीचे यूनाइटेड स्टेट्स। साल 1850 में अपने इसी प्लान को फॉलो करते हुए रशियंस अमेरिकन्स के पास गए और उनके सामने अलास्का को बेचने की डिमांड रखी। ये वो टाइम था जब यूनाइटेड स्टेट्स खुद अपनी बाउंड्रीज को बढ़ाने में लगा हुआ था। उन्होंने टेक्सास को तो ऑलरेडी अपने में मिला लिया था और अब उनकी नजर मेक्सिको पर थी, और जब इन दोनों देशों के बीच लड़ाई हुई तो यूनाइटेड स्टेट्स की जीत हुई, जिसके बाद उसको वेस्टर्न कोस्ट का बहुत सारा एरिया मिल गया। इसी टाइम के अराउंड यूएसए के सामने अलास्का को खरीदने का ऑफर भी आया, और जैसे ही उन्हें यह पता चला वो इसे खरीदने के लिए राजी हो गए। वो चाहते थे कि जल्द से जल्द ये डील साइन कर ली जाए, लेकिन अमेरिका के अंदर भी एक अलग ही पॉलिटिकल गेम चल रहा था। यहाँ पर सिचुएशन सिविल वॉर की थी, क्योंकि इसके अंदर दो गुट बन गए थे। एक वो जो स्लेवरी के अगेंस्ट जा रहे थे और एक वो जो इसे सपोर्ट करते थे।
इसमें से गुलामी का विरोध करने वाले यूनियन कहलाते थे और ये यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर वाले नॉर्दर्न स्टेट्स में रहते थे, जबकि इसे सपोर्ट करने वाले नीचे वाले हिस्से में रहा करते थे। अब अमेरिका का सारा ध्यान इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने पर था, इसलिए उसने अलास्का की ट्रेड पे ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा कि भाई पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें, मगर ये स्थिति और ज्यादा खराब हो गई और आखिरकार 1861 में अमेरिका में सिविल वॉर छिड़ गई। काफी सालों तक अमेरिका इस विद्रोह की आग में जलता रहा और 1865 में जाकर आखिरकार ये सिविल वॉर खत्म हो गई। कमाल था कि जैसे ही ये युद्ध खत्म हुआ वैसे ही यूएस के रिप्रेजेंटेटिव विलियम सीवर्ड ने स्पेशली रशियंस को जाकर अप्रोच किया और खुद उनसे अलास्का खरीदने की बात कही। अब जाहिर था रशिया तो अलास्का को बेचने की सोच ही रहा था। ऐसे में जब अमेरिका उनके पास आया है तो उसने फौरन हाँ कर दी। यहाँ अमेरिका के लोग भी चाहते थे कि ये डील हो जाए, क्योंकि जब अमेरिका में सिविल वॉर चल रही थी तो रशिया उन यूरोपियन पावर्स में से एक था जो गुलामी को हटाने के लिए यूनियन का सपोर्ट कर रहा था। ऊपर से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट विलियम सीवर्ड भी अमेरिका से इस डील के पीछे पड़े हुए थे। इन्हीं सब डेवलपमेंट्स के चलते जल्द ही यूनाइटेड स्टेट्स और रशियन एम्पायर के बीच में नेगोशिएशन स्टार्ट हुई। दोनों तरफ से अलास्का के रेट्स रखे गए और इन सब में रशियन एम्परर का कहना था कि कुछ भी हो जाए हम अलास्का को $5 मिलियन से कम नहीं देंगे। कुल मिलाकर ये डील उस वक्त में भी इतनी एक्सपेंसिव और रियल एस्टेट जैसी थी कि तब रशियंस अमेरिका को पाठ पढ़ा रहे थे कि अलास्का में तो बहुत कुछ है, वहाँ तो बहुत से रिसोर्सेज हैं और फिर भी हम आपको बहुत कम पैसों में बेच रहे हैं। अब इसके जवाब में अमेरिकन का क्या कहना था कि अगर इतना अच्छा है तो आप बेच ही क्यों रहे हो, खुद इन रिसोर्सेज का फायदा क्यों नहीं उठा रहे हो। कुल मिलाकर लंबे समय तक दोनों देशों के बीच ये डील नेगोशिएशन चली और आखिरकार मार्च 1867 में वो वक्त भी आया जब दोनों ने इस डील पर हाथ मिला लिया। इसी के चलते 18 अक्टूबर साल 1867 को ऑफिशियल अलास्का यूनाइटेड स्टेट्स का हिस्सा हो जाता है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि आखिर अमेरिका ने फाइनली इस डील को कितने डॉलर्स में लॉक किया, तो बता दें कि अमेरिका ने उस दौर में रशियन एम्पायर को इस जमीन के लिए $7.2 मिलियन पे किए, जो कि आज की तारीख में 130 मिलियन US डॉलर बन जाता है। अगर आपको ये लग रहा है कि ये तो बहुत कम भाव है साहब, तो ये बिल्कुल सही लग रहा है, क्योंकि रशियंस ने हालांकि तब यूं ही कह दिया था कि अलास्का में रिसोर्सेज हैं, लेकिन देखा जाए तो आज ग्लोबल वार्मिंग के चलते सच में कई मिनरल्स मिलने की गारंटी है। यहाँ बर्फ पिघलने से कहा जा रहा है कि आने वाले फ्यूचर में एक नया सी रूट बनेगा जिससे अमेरिका भी एक बड़ा मुनाफा कमा पाएगा और रशिया खुद अफसोस करेगा कि क्यों उसने खुद के दुश्मन को ही कौड़ियों के भाव ये जमीन बेच दी। अब कौड़ियों के भाव हमने इसलिए कहा क्योंकि आज की तारीख में अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। उनकी इकोनॉमी कहीं ट्रिलियंस में, $130 मिलियन तो इनके लिए कुछ भी नहीं है। खुद अगर आज हम अलास्का के पर एकड़ का कॉस्ट निकालेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि देखिए पूरे अलास्का की जमीन जो है वो 365 मिली एकर्स में फैली हुई है और तब इन्होंने $7.2 मिलियन US में जिन्हें खरीदा था। मतलब इसे अगर कैलकुलेट करें तो उस जमाने में पर एकड़ का अमेरिका ने 2 सेंट के करीब दाम लगाया था, जो कि बेहद कम है। आज ये कीमत केवल 40 से 50 सेंट बनती है और अगर रुपए में इसे देखें तो अमेरिका ने लिटरली 40 से 50 रुपए पर एकड़ में अलास्का को खरीदा है। इसलिए तो बहुत से लोग कहते हैं कि अमेरिका ने लिटरली चवन्नी के भाव पे अलास्का को खरीदा था। अब अमेरिका ने अलास्का खरीद तो लिया और शुरुआत में अमेरिकन जनता ने भी इसकी बहुत खुशी मनाई, लेकिन कई एक्सपर्ट्स का कहना था कि अमेरिका ने इस जमीन के टुकड़े को लेकर खुद की मुसीबत बढ़ा ली है। दरअसल एक्सपर्ट्स का ये मत था कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि रशिया को अपने सर से मुसीबत हटानी थी, किसी और के माथे पर मरनी थी और हमने पैसे देके उस मुसीबत को ही खरीद लिया। अब उनका कहना भी सही था, क्योंकि वहां पर पहले से जो सी ऑटर्स और फर वाले जानवर थे वो भी खत्म हो चुके थे। तो फिर क्यों अमेरिका ने $7.2 मिलियन खर्च करके पूरी जमीन के इस हिस्से को लिया जहां पर केवल बर्फ ही बर्फ है और बिजनेस का कोई स्कोप ही नहीं है। मतलब अब तक जो डील अच्छी थी वो धीरे धीरे उसकी सच्चाई नजर आने लगी थी और इसी वजह से उन अमेरिकन पॉलिटिशियंस विलियम सीवर्ड, जिन्होंने इस डील को बहुत सपोर्ट किया था, उनको गालियां पड़ने लगी। लोग कहने लगे कि सीवर्ड ने ऐसे ही टैक्स पेयर्स के पैसे बर्बाद कर दिए और अलास्का जैसी मुसीबत की घंटी को अमेरिका के गले बांध दिया। अगर देखा जाए तो खुद यूएस गवर्नमेंट ने भी अलास्का को खरीदने के बाद वहां कुछ खास किया नहीं है। शुरुआती दशकों में वो जगह जो कि त्यों पड़ी रही थी, मगर फिर से कहानी में ट्विस्ट आता है और साल 1897 में अलास्का की एक क्लोंडिके नदी में सोना मिलने लगा। जब ये बात बाहर पहुंची कि क्लोंडिके नदी में सोना मिल रहा है, तो भर भर के अमेरिका और कनाडा से लोग अलास्का जाने लगे। इस तरह से अलास्का में गोल्ड रश शुरू हो गया। जो इतने सारे लोग भर भर के अब अलास्का में आ रहे थे, उनकी वजह से अलास्का की जो नेटिव पॉपुलेशन थी उन पे बहुत ही भयंकर प्रभाव पड़ रहा था। जैसे कि हमने शुरुआत में बताया था कि जब 1741 में पहली बार यहाँ पे रशियंस आए थे तो उनके आने से कई नेटिव्स मारे गए। अब जब अमेरिकन्स वहां पर आए तो उन्होंने भी अलास्का की ट्राइब के साथ वही व्यवहार किया।
यहाँ के लोगों ने भी उन्हें दुश्मन ही समझा और अपने मुनाफे के लिए उन्हें सप्रेस कर दिया। कुल मिलाकर कमाल की बात यह थी कि अलास्का असल में यहाँ के नेटिव्स का ही था जो सदियों से रह रहे थे, लेकिन ना तो रशियंस ने इस जमीन पर उनकी चलने दी और ना ही अमेरिकन्स ने, बल्कि जब ये पूरी डील भी हुई तो उसमें अलास्का वासियों से तो किसी ने कुछ पूछा ही नहीं। अब ये तो वही बात थी कि आपकी जमीन पर कोई और आके रहने लगा और आपसे उसने काम करवाया। उसके बाद वही आदमी आपकी जमीन को बिना आपसे पूछे किसी और को बेच के चला गया और फिर जो नया बंदा आया वो भी आपको परेशान ही कर रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स ने अलास्का को खरीद तो लिया था साहब, पर अलास्का में जो नेटिव रहते थे उनको यूनाइटेड स्टेट्स ने सिटीजनशिप नहीं दी और ये ऐसे ही चलता रहा 1924 तक, जब फाइनली इंडियन सिटीजनशिप एक्ट आया और फिर ये सिचुएशन थोड़ी सी इंप्रूव हुई। इस एक्ट के आने से पहले तक तो नेटिव्स की हालात वहां बहुत ही खराब थी। उनकी अपनी ही जमीन, अपनी ही अलास्का में वो प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते थे, वो वहां खुदाई नहीं कर सकते थे। इनफैक्ट उनको कभी किसी पब्लिक जगह पे जाना हो तो वहां पे उनको जाना अलाउड ही नहीं था। बहुत जगह ऐसे पोस्टर्स लगे थे कि नो डॉग्स एंड नो नेटिव्स अलाउड। इस तरह का ट्रीटमेंट उनको अपनी ही जमीन पे देखने को पड़ रहा था। पर इसके बाद 1936 में इंडियन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता है, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स ने उनको ये परमिशन दी कि आप ट्राइबल गवर्नमेंट बना सकते हो। इसके बाद साल 1945 आता है, जिसमें एंटी डिस्क्रिमिनेशन एक्ट आया और इसके अंतर्गत जो नेटिव्स के साथ इतना बुरा सलूक किया जा रहा था, अत्याचार हो रहा था, उस पर थोड़ी रोक लगती है। और ये जो साइंस लगे होते थे ना कि नो डॉग्स एंड नो नेटिव्स अलाउड, इन सबको हटाया भी गया। देखिए, अभी तक भी अलास्का यूनाइटेड स्टेट्स की सिर्फ एक टेरिटरी था, पर 1959 में अमेरिकन प्रेसिडेंट वाइट आइजनहावर ने अलास्का स्टेटहुड एक्ट पे साइन किया और इसके बाद अलास्का ऑफिशियल यूनाइटेड स्टेट्स का एक स्टेट बन गया। और इसी वजह से आज अलास्का दिखता तो कनाडा के पास है, पर वो अमेरिका का स्टेट है। जब रशियंस अलास्का को अमेरिका को बेच रहे थे तो उनको नहीं पता था साहब कि अलास्का आने वाले दशकों में कितना पैसा कमा के देने वाला है। पहले तो अलास्का में निकले गोल्ड ने रशिया को उनके डिसीजन पर अफसोस करने को मजबूर कर दिया। उसके बाद वहां पर निकला सिल्वर, जिंक, कॉपर, कोल और सबसे इंपॉर्टेंट वहां पे निकला ऑयल प्रोड्यूस ने अलास्का को सबसे खास बना दिया। अगर आज की तारीख में आप जब अलास्का की जीडीपी देखेंगे तो आप पाएंगे कि वो $53 बिलियन की है। अमेरिका ने अलास्का को $7.2 मिलियन यानी आज की तारीख में $130 मिलियन में खरीदा था और $53 बिलियन एक साल में वो लोग वहां से जीडीपी निकाल लेते हैं। इससे बेहतर रियल एस्टेट डील हो ही नहीं सकती। आज बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि क्या रशिया इस बात को रिग्रेट करता है कि एक सोना देने वाली मुर्गी उसने खुद अपने दुश्मनों को बेच दी। अब अगर रशिया की नजर से देखें तो आज उसे दुख जरूर होता होगा, लेकिन 1868 में जब ये डील हो रही थी उस टाइम किसी को भी नहीं पता था कि यहाँ से क्या क्या निकलेगा। खुद अमेरिकन को भी पता नहीं था कि वो सिर्फ अपनी टेरिटरी बढ़ाना चाह रहे थे और उनको लग रहा था कि यहाँ से हम कुछ मछलियों का व्यापार ही कर लेंगे। उनको नहीं पता था कि यहाँ पे क्या क्या निकलने वाला है। ऐसे में रशिया ने जो डिसीजन लिया वो पहले की कंडीशन को देख कर लिया। खुद अगर अमेरिका रशिया की जगह होता और उसे इसकी अहमियत पता नहीं होती तो वो ये देखकर फैसला लेता कि अलास्का जो है बिल्कुल कनाडा से लगा हुआ है और इसे ब्रिटिश आसानी से अपना बना सकते हैं और ऐसे में जमीन तो उनके हाथ से जाएगी ही, साथ ही इससे जो मुनाफा वो कमा सकता है वो भी वो कभी नहीं कमा पाएगा। अगर अमेरिका इस सिचुएशन में होता तो वो भी डेफिनेटली इसे बेच देता, लेकिन अब क्योंकि ये फैसला रशिया के हाथ था तो उसने इसे बेचा और इसी के साथ तुर्क का वो इक्का दुश्मन को दे दिया, जिससे अमेरिका न केवल बिलियंस ऑफ डॉलर कमा रहा है बल्कि पूरे जियोपॉलिटिक्स पर अपनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बना रखी है। आलम तो यह है कि आज भी अलास्का में जितने लोग रहते हैं और उसमें से बहुत सारे लोग मिलिट्री के लोग हैं। यूएस मिलिट्री की अलास्का में बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है और हो भी क्यों ना, केवल इसी हिस्से से यूएस को आर्कटिक के और पैसिफिक के रीजन में बहुत जबरदस्त डोमिनेंस मिलता है। अब जब आर्कटिक सागर की बात भी होती है तो वहां भी अमेरिका भी क्लेम करता है, क्योंकि अलास्का अमेरिका का है। अगर अलास्का अमेरिका का नहीं होता और वो रशिया का होता तो आर्कटिक के रीजन में अमेरिका का कोई भी फैसला नहीं सुना जाता। मगर अब क्योंकि अमेरिका ने रशिया के साथ वो डील की, इसी वजह से आज का जियोपॉलिटिक्स का पूरा गेम ही बदल गया है। ऊपर से जब से आर्कटिक रीजन के नए शिपिंग रूट की बात हो रही है तब से रशिया का ये फैसला उसे और ज्यादा गिल्ट ट्रिप दे देता है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या रशिया ने इस हिस्से को देखकर सही किया? अगर आप रशियन एम्परर होते और आपके सामने वो सिचुएशन बनी होती तो क्या आप ये डील करते या फिर रशिया की आर्मी लगाकर अलास्का को प्रोटेक्ट करते? इस पर अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। जल्द हाजिर होंगे एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दें, साथ ही बेल आइकॉन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।